हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मन की बात के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने फूंका बिहार चुनाव का बिगुल, सप्तऋषियों से किया संवाद। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम किया। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनावी प्रचार भी शुरू हो गया है। मन की बात कार्यक्रम के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बनाए गए सप्तऋषि सदस्यों से बात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस महामारी से लड़ने का गुर सिखाया। वहीं पटना से बीजेपी विधायक संदीप चौरसिया से मन की बात कार्यक्रम के बाद कहा कि दरअसल यह वर्चुअली रैली थी जिसमें कई बूथों से हमारे कार्यकर्ता जुड़े थे। इस महामारी के बीच कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए चुनावी प्रचार करना होगा। तो दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात के द्वारा चुनाव प्रचार करना चाहिए और क्या यह उचित माध्यम है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक्शन मोड में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उद्धव ठाकरे से एक हफ्ते में दूसरी बार की मुलाकात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक्शन मोड में है। ऐसा जान पड़ता है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास चला गया है। शनिवार रात शरद पवार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ लंबी बैठक की। बैठक लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा चली और राज्य की मौजूदा राजनीति और इस महामारी की स्थिति पर चर्चा की गई। हालांकि राज्य में इस महामारी के चलते बनी गंभीर स्थिति और राजनीतिक उठापटक की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुभवी शरद पवार सूबे की सियासत में फिर से अपना पावर दिखाने में सक्रिय हो गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्हीं के अनुरूप काम करते हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। 3 जून से शर्तों के साथ मिलेगी कुछ रियायतें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसे मिशन बिगन अगेन का नाम दिया गया है। इस बार अनलॉक 1.0 में कुछ शर्तों के साथ कई जगहों पर छूट दी जा रही है। पहले फेज की शुरुआत 3 जून से की जाएगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। इसके अलावा दोस्तों पूरे राज्य में रात भर कर्फ्यू जारी रहेगा। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने किन किन चीजों में रियायतें दी है इसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, ट्रंप के स्वागत के लिए गुजरात में हुए कार्यक्रम से दिल्ली और मुंबई में फैली यह महामारी। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि इस महामारी के तेजी से फैलने की वजह अहमदाबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में हुए कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के चलते ही मुंबई और दिल्ली में इतने ज्यादा मामले हैं। राउत ने केंद्र सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि लॉकडाउन बिना किसी योजना के लागू किया गया, लेकिन अब इसे हटाने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को अहमदाबाद में एक रोड शो में हिस्सा लिया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। रोड शो के बाद दोनों नेताओं ने मोटेरा क्रिकेट मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों को संबोधित किया था। गुजरात में इस महामारी का पहला मामला 20 मार्च को सामने आया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की चीन को 2 टूक, कहा यह 1962 नहीं है, चीन की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चीन को भारतीय सीमाओं में घुसने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि नई दिल्ली बीजिंग की धमकी के विरोध में पीछे नहीं हटेगी। हालांकि उन्होंने समीपवर्ती तनाव में कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम चीन की किसी भी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह 1962 का भारत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है
है कि अगर चीन ने डराने धमकाने वाला व्यवहार बंद नहीं किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यह बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फेसबुक लाइव सत्र के दौरान कोलकाता के निवासी के सवाल के जवाब में कही। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के नहीं है पैसे, केंद्र सरकार से मांगी 5000 करोड़ रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी है। इस बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, दिल्ली पर भी इसका काफी असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने अपने न्यूनतम खर्चे की समीक्षा भी की है। इसके अनुसार केवल सैलरी तथा ऑफिस खर्च पर न्यूनतम 3500 करोड़ रुपए का मासिक खर्च आया है और विगत 2 महीनों में जीएसटी से मात्र 500 करोड़ रुपए का ही संग्रह हुआ है। जीएसटी तथा अन्य स्रोत मिलाकर प्रथम तिमाही में कुल 1735 करोड़ रुपए मात्र का संग्रह हुआ है। ऐसे में सरकार के पास कर्मचारियों की सैलरी देने भर के भी पैसे नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आज से शुरू हो रही है 200 विशेष ट्रेनें। आरएसी और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए है यह नियम। जी हां दोस्तों, आज से रेलवे 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यात्रियों के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिनको उन्हें फॉलो करना होगा। स्टेशन परिसर में केवल कंफर्म या फिर आरएसी टिकट धारकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वेटिंग टिकट धारकों को स्टेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब यात्री सीधे 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले की अपनी यात्रा की टिकट भी बुक करा सकते हैं। इससे टिकट मिलने और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अभी तक आप सिर्फ 1 महीने की एडवांस बुकिंग करा सकते थे, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 4 महीने कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टिड्डियों के हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, बोले पीड़ितों की मदद करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देश में हुए टिड्डी दल के हमलों का जिक्र किया है। मोदी ने कहा है कि टिड्डियों के हमलों से प्रभावित सभी लोगों को मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि एक छोटा सा जीव भी कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस संकट से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं और इस संकट से भी निजात मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों के हमले का मुकाबला करने के लिए नए नए आविष्कारों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल की संसद में विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक पेश, भारत के साथ बिगड़ सकते हैं रिश्ते। जी हां दोस्तों, नेपाल की कानून मंत्री शिवा माया तुम्बाम्फे ने रविवार को विवादित नए नक्शे को लेकर संशोधन विधेयक नेपाली संसद में पेश किया है। इससे पहले शनिवार को नेपाल की सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए इस विधेयक पर मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने शनिवार को चर्चा की और इसके पक्ष में मत देने का फैसला किया। आपको बता दें कि नेपाल के नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर यह विधेयक नेपाली संसद में पास होता है और नेपाल भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाता है तो इसका असर भारत और नेपाल के रिश्तों पर क्या पड़ेगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इन बैंकों से लोन लेना होगा फायदेमंद, आज से सस्ती हो रही हैं ब्याज दरें। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के बाद अब 3 अन्य बैंकों ने भी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। ब्याज दरों में कटौती करने वाले इन बैंकों में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 40 आधार अंक यानी 0.40% की कटौती की है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा।
जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित कर दें। गैर ऋणी किसान भी CSC बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या जरूरत से ज्यादा बारिश होने से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पल भर में बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, IMD मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में कई जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से हवाएं चलने के साथ बारिश होने की भी संभावना है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से हवाएं दर्ज की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज हवाएं दर्ज की जाएंगी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, गोवा के तटीय इलाकों, आंध्र प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। IMD के मुताबिक दक्षिण तटीय ओमान और लगे हुए यमन के हिस्से में एक दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व एवं सीमावर्ती पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने का अनुमान है। अगले 48 घंटे में यह कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर के ऊपर एक विक्षोभ के रूप में केंद्रित हो जाएगा। इन्हीं हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मछुआरों को अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिम मध्य अरब सागर तथा दक्षिण ओमान यमन तटों के पास न जाने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इन किरणों की मदद से ब्लड में होगा इस महामारी का खात्मा, वैज्ञानिकों को मिली कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के वायरस के इलाज से संबंधित एक अच्छी खबर सामने आई है। अनुसंधानकर्ताओं ने एक स्टडी के जरिए ये दिखाया है कि इस महामारी के वायरस को विटामिन, रिबोफ्लेविन और पैरावेगनी किरणों के संपर्क में लाया जाए तो ये मानव प्लाज्मा और रक्त उत्पादों में वायरस की मात्रा को कम करते हैं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिससे खून चढ़ाए जाने के दौरान वायरस के प्रसार की आशंका को घटाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों के लिए मास्क बन गया आजीविका का साधन, परिवार का पेट भर रही है महिलाएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को मास्क मुहैया कराने की एक छोटी सी मुहिम रोजगार का जरिया बन गई है। इस मुहिम से जुड़कर 70 हिंदू शरणार्थी महिलाएं अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रही है। यूनिवर्सल जस्ट एक्शन सोसाइटी के सचिव हिंदू सिंह सोडा ने कहा है कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मास्क प्रदान करने की मुहिम ही उन लोगों के लिए रोजी रोटी का सहारा बन जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मास्क बनाने के काम में लगी एक महिला संगीता ने कहा कि 10 रुपए में बिकने वाले एक मास्क की लागत करीब 6 रुपए आती है। वहीं 4 रुपए मास्क की सिलाई के लिए हम लोगों को मिलते हैं। लॉकडाउन में हमारे समाज के पुरुषों का कामकाज बंद हो गया है, ऐसे में मास्क बनाने के काम से हमारे घरों में चूल्हे जल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर मिलता है FD से ज्यादा ब्याज, पैसा भी रहता है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 1 महीने में ही फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याजों में दूसरी बार कटौती की है। ऐसे में अगर आप निवेश के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जिसमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम आपके लिए सही ऑप्शन साबित हो सकती है। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट या FD अकाउंट भी कहा जाता है और इस स्कीम के तहत ग्राहकों को अधिकतम ब्याज 6.7% दिया जाता है, जबकि SBI में अधिकतम ब्याज दर 6.2% है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए नए ITR फॉर्म, कर दिए हैं बड़े बदलाव।
जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। इसके लिए बकायदा सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईटी रिटर्न फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 2 जून को लॉन्च होंगे सैमसंग गैलेक्सी M11 और M01। मिलेगा 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा। जी हां दोस्तों, कोरियन कंपनी सैमसंग अपनी गैलेक्सी M सीरीज के नए स्मार्टफोन 2 जून को लॉन्च करेगी। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने इसका टीजर शेयर किया है। टीजर के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी M11 और M01 की लॉन्चिंग के साथ सेलिंग शुरू कर देगी। आपको बता दें कि इनका लॉन्चिंग इवेंट 2 जून को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गैलेक्सी M11 की कीमत 12,999 रुपए और गैलेक्सी M01 की कीमत 8,999 रुपए होगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।